वेलकम टू बैक माय चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड बाय दीपा। गाइस, आज हम अपने डीएससी कोर 1 पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया यानी कि भारत में लोक नीति के विषय में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड इट्स एनालिसिस। यानी भारत में लोक नीति का परिचय और उसके विश्लेषण के विषय में पढ़ेंगे। गाइस, जैसा कि मैं अपने इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज इससे हम सबकी हेल्प होगी। सो प्लीज़ शेयर। गाइस, इस वीडियो में आज हम अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे, साथ ही 1 यूनिट के 1 पार्ट को भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डीएससी सब्जेक्ट में गाइस हमारे पास 5 यूनिट्स हैं, जिसमें पहला है लोक नीति का परिचय एवं विश्लेषण। सेकंड, नीतियों का विश्लेषण राज्यों के परिप्रेक्ष्य में, यानी जो लोक नीतियाँ होती हैं उनके राज्य के परिप्रेक्ष्य में, स्टेट्स के अकॉर्डिंग उनके परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना है। फिर थर्ड में है राजनीतिक अर्थव्यवस्था और नीति, पॉलिटिक इकोनॉमिक्स रिलेटेड पॉलिसीज़ जो बनती हैं, जैसे दबाव समूह एवं सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत लोगों के दबाव में आकर या लोगों के हितों के लिए जो नीतियाँ बनती हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। देन यूनिट 4 में लोक नीति के निर्माण में निर्णय की भूमिका, यानी लोक नीति में पब्लिक पॉलिसी में डिसीजन मेकिंग की जो भूमिका होती है उसके विषय में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में विचारधारा और नीति, आइडियोलॉजीज़ और पॉलिसीज़ के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें नेहरू जी के 3 जो विकास के मूल तत्व थे, उदारवादी, विकासवादी और अर्थव्यवस्था के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। सो आज हम लोक नीति के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। लोक नीति का परिचय एवं विश्लेषण। सबसे पहले गाइस हमें प्रस्तावना लिखनी होती है हर एक क्वेश्चन में। सो इसमें भी हमें इस तरीके से ही प्रस्तावना लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन, जिसमें आधुनिक शासन व्यवस्था में लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोक नीति जो होती है वो कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाती है और सरकार के द्वारा बनाई जाती है। और सरकार का एक मुख्य प्रमुख उद्देश्य ही होता है जनता की मांगों को पूरा करना, यानी लोगों की डिमांड्स और उनकी नीड्स को पूरे करने के लिए जो सरकार पॉलिसीज़ बनाती है उसी को लोक नीति कहते हैं। जब सरकार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो निर्णय लेती है उसी को लोक नीति कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। जिसमें लोक नीति में 2 शब्द सम्मिलित होते हैं गाइस, जैसे कि लोक यानी कि लोग, जनता, और नीति अर्थात ऐसी पॉलिसीज़ जो कि लोगों के हितों के लिए बनाई जाती है सरकार द्वारा। अर्थात लोक नीति जो है सरकारी या सार्वजनिक नीति होती है, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं ये, और यह नीति निजी नीति से अलग होती है, यानी प्राइवेट की पॉलिसीज़ भी होती हैं बट उससे डिफरेंट होती है लोक नीति, क्योंकि सभी के लिए बनाई जाती है, सभी इंसान के लिए, सभी जो समाज में लोग होते हैं सभी के लिए बनाई जाती है, उसी को हम लोक नीति कहते हैं। इसका लोक नीति का पहला उद्देश्य होता है राष्ट्र कल्याण, यानी देश का कल्याण करना होता है। दूसरा व्यावसायिक कल्याण, यानी बिजनेस में भी ये डेवलपमेंट करने का ये हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो बिजनेस डेवलप के लिए भी हम लोक नीति का सहारा ले सकते हैं, जिसमें बहुलक्ष्मी यानी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और जटिल भी होती है इसकी प्रक्रिया। तो दूसरा, सम्मिलित कुछ सीमित पैसों में भी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं और सरल भी होती है। लोक नीति की अवधारणा में इनके सिद्धांत देखते हैं गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ही नीति का निर्धारण करती है, जैसा हम पहले जानते हैं सरकार ही कोई भी पॉलिसीज़ का बनाती है। लोक नीतियाँ सरकारी निकायों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है, और गैर सरकारी एवं गैर एजेंसीज़ का भी लोक नीति पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, बट उन पर प्राइवेट सेक्टर का भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके हितों के बारे में भी सरकार को सोचना पड़ता है। लोक नीति का संबंध किसी विशेष प्रश्न पर समय के भीतर की गई कार्रवाई से होता है, यानी लोक नीति क्या होती है, जो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर या किसी मुद्दे के ऊपर लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्रवाई जो की जाती है उसी को हम लोक नीति कहते हैं। लोक नीति का अर्थ अगर देखें हम सीधे शब्दों में, तो लोक नीति का अर्थ एक ऐसे नियमों के समूह से है जिन्हें उद्देश्य निर्धारित करने के लिए, जिन्हें निर्धारित उद्देश्य यानी एक ऐसे पर्पस को पूरा करने के लिए प्राप्त किया जाता है। देन गाइज हम लोक नीति की परिभाषाएं भी देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक क्वेश्चन में अपने लिखने के। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जैसे भिन्न भिन्न विचारकों के द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। पहले में है सबसे इंपॉर्टेंट रिचर्ड रोज के अनुसार, लोक नीति जो है कोई निर्णय नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, बल्कि यह केवल एक कार्यवाही के लिए मार्ग है, यानी कोई काम करने के लिए हमें मार्ग प्रस्तुत करता है। यह नीति किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करती है। सेकंड है थॉमस आर डाई के अनुसार, लोक नीति वह है जिसके अंदर सरकार कुछ करती है या कुछ नहीं करना चाहती है, यानी सरकार की हर एक एक्टिविटी को ही हम लोक नीति कहते हैं। थर्ड है डेविड ईस्टन के अनुसार, राजनीतिक विचारक हैं डेविड ईस्टन, जो कि वैज्ञानिक डेविड ईस्टन ने लोक नीति को संपूर्ण समाज के लिए, यानी पूरे
सोसाइटी के लिए एक बड़ी मात्रा में धनराशि का अधिक विनियोजन करने के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि जो पॉलिसीज़ होती हैं उसे बनाने के लिए, उसे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जिसका विनियोजन हम प्लानिंग के थ्रू ही करते हैं। फोर्थ है, भारत के संदर्भ में हम लोक नीति को देखें तो लोक नीति में सरकारी नियम तथा कार्यक्रम होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिन पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से विचार किए जाते हैं। अब गाइस हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं लोक नीति के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। लोक नीति जो है वो नियमों पर आधारित होती है, इसे कानून द्वारा स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए ये नागरिकों के ऊपर बाध्यकारी भी होती है, यानी उन्हें मानना ही होता है लोक नीति को। यानी जो भी रूल्स होते हैं वो हम फॉलो करते हैं ना गाइस, तो वही है लोक नीति। देन लोक नीति वह है जो सरकार वास्तव में रियलिटी में करती है उसका, यानी कि नीति का सरकार क्या करना चाहती है। जैसे सरकार कई बार वादे कर देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जनता के लिए इतनी सुविधाएं प्रदान करेंगे, परंतु वास्तव में जो नहीं करती तो उसे लोक नीति से कोई संबंध नहीं है। अर्थात जो सरकार वास्तव में रियलिटी में पॉलिसीज़ बनाती है लोगों के हित के लिए, लाइक अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासनकाल में जितनी भी नीतियाँ बनाई हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित नीतियाँ हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या व्यक्ति के विकास से संबंधित नीतियाँ हो, उन्हीं को हम रियलिटी में लोक नीति कहते हैं। इसके द्वारा सरकारी अभिकरण भी नीति से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। यानी सरकारी अभिकरण जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं इसे। लोक नीति का स्वरूप सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। लाइक अगर सकारात्मक रूप में हम ऐसे मान सकते हैं, जब सरकार किसी भी समस्या के ऊपर जवाबदेही होती है या उसके ऊपर कार्य करती है, उसके लिए वो शासन के थ्रू अच्छे से रूल बनाती है, तो उसे सकारात्मक नीति कहेंगे हम। और इसके विपरीत जब कोई कार्यवाही नहीं होती, कोई समस्या के ऊपर अगर सरकार काम ही नहीं करेगी, तो उसे नकारात्मक लोक नीति कहेंगे, कार्रवाई कही जाएगी। लोक नीति लक्ष्यों पर आधारित होती है, यानी लोक नीति के जो पर्पस होते हैं वो किसी एम पर रिलेटेड होता है, जिसके लिए वह कार्य करती है। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लोक नीति का निर्माण एवं कार्य जनता के लिए होता है, सरकार द्वारा होता है। सरकार के उद्देश्य होते हैं कि जनता के हितों की पूर्ति करे, वो रक्षा करे। लोक नीति सरकार के महत्वपूर्ण व सामूहिक कार्यों का परिणाम होती है। यानी लोक नीति जो है वो सरकार के इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट एवं सबसे मिलजुल कर जो काम करती है उसका रिजल्ट होती है। ये जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का मिला जुला प्रयास होता है, जैसे हम लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। सो हमने ये सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा है गाइस। हमें एज इट इज़ हर एक क्वेश्चन में ये इसे लिखना होगा। जिस प्रकार क्वेश्चन आता है कि लोक नीति किसे कहते हैं, इसके विभिन्न परिप्रेक्ष्य बताइए, इस तरीके के क्वेश्चन 6 सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे। तो हमें परिचय में यानी इंट्रोडक्शन में ये सब लिखना होगा, जो कि बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट हम इसके स्वरूप देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लाइक पहला है वितरक नीतियाँ। इसके अंतर्गत समाज के विशिष्ट लोगों के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट विशिष्ट जिन्हें आवश्यकता होती है, लाइक महिलाओं के हितों के लिए जो वो बनाई जाती है पॉलिसीज़, तो वो वितरक नीतियाँ में आती है। और बच्चों के लिए हो, ये सभी लोक कल्याण अथवा स्वास्थ्य संबंधी होती हैं। उदाहरण के लिए समेकित बाल विकास सेवाएँ, इंदिरा महिला योजना और पोषण आहार, यानी लोगों के न्यूट्रिशंस को देखने के लिए भी जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, ये सभी वितरक नीतियाँ में आती हैं। जैसे लाइक मिड डे मील मिलता है बच्चों को, तो वो इसी के थ्रू मिलता है। सेकंड है तात्विक एवं सारगत नीतियाँ। इन नीतियों की उत्पत्ति समाज की मांग तथा संविधान के आधार पर होती है। यानी तात्विक सारगत नीतियों के अंतर्गत लोग जब डिमांड करते हैं, उन्हें आवश्यकता होती है एवं जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसे सारगत एवं तात्विक नीतियाँ कहते हैं। यह नीतियाँ किसी विशेष वर्ग से संबंधित ना होकर पूरे समाज के कल्याण के लिए इनका संबंध होता है। ओके। थर्ड है पुनः वितरण नीतियाँ। इन नीतियों का संबंध नीतियों की पुनः व्यवस्था से, यानी कि नीतियाँ पहले थी, बनी हुई थी, परंतु उसे फिर से रीओपन करना होता है, पुनः उसकी मैनेजमेंट करनी होती है, इसलिए उसे पुनः वितरण नीतियाँ कहते हैं। जैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो कि लाती है हमारे देश में। लोक कल्याण सेवाओं का जो वितरण समाज के विशिष्ट वर्गों के विकास से संबंधित होते हैं। ऐसी सेवाओं का पुनः वितरण नीतियाँ द्वारा हम सीमित किया जा सकता है। फोर्थ में नियंत्रक नीति यानी कंट्रोलेटिव जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये वही नीतियाँ जिनका संबंध व्यापार, बिजनेस पे, ट्रेड्स पे, सुरक्षा यानी हमारी जो सिक्योरिटी होती है उनके उपाय पर, जनोपयोगी सेवाओं के नियंत्रण से है। ये सभी नियंत्रण सरकार की ओर से हमारे ऊपर काम करने वाली स्वायत्त संस्थाएँ, NGOs वगैरह पर करी जाती है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, RBI, निर्वाचन आयोग, राज्य यातायात नियम आदि वे संस्थाएँ जिन पर सरकार का कंट्रोल होता है। अब हम देखते हैं लोक नीति की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलिसी कैसे बनाई जाती है।
तो लोक नीति की प्रक्रिया में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की दोनों की ही भूमिका होती है, जिसमें से सरकारी संगठन जैसे हम लोग जानते हैं कि विधानमंडल जो कि कानून बनाता है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है लोक नीति बनाने में भी। और लोक नीति जो है हम उस बनाने से पहले उसमें बहस होती है विधेयक के ऊपर हमारे संसद में, क्योंकि भारत एक संसदात्मक राज्य है। जैसा हम सभी जानते हैं, भारत में लोक नीति के निर्माण में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि नीतियों का विश्लेषण यानी एनालिसिस भी करती है। सेकंड है कार्यपालिका। इसका तात्पर्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल यानी जिसके अंदर मंत्रियों की समितियां होती हैं, एवं प्रधानमंत्री कार्यालय से है। भारत जैसे संसदीय शासन वाले देश में मंत्रिमंडल सरकारी गतिविधियों के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित लोक नीति की शुरुआत करती हैं और निर्णय लेती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीति निर्धारण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक बड़ा दर्जा हासिल होता है, क्योंकि वही सारी स्कीम्स, पॉलिसीज़ की उद्घोषणा करते हैं जनता के समक्ष। थर्ड में सी न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका जो है वो भी इसमें लोक नीति में भागीदारी निभाती है। लाइक कोई पॉलिसी को कोई उल्लंघन कर रहा है, संविधान के कानूनों का कोई उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायपालिका ही देखती है। हम सभी जानते हैं जिस प्रकार न्यायपालिका ये देखती है कि वैधानिक जो कार्य हो रहे हैं या कार्यवाही हो रहे हैं, उससे संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन ना हो। और न्यायपालिका ये भी देखती है कि नीतियों का जो निर्धारण है वो कैसे हो रहा है, वह उन नीतियों का नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। नीति निर्माण प्रक्रिया में न्यायपालिका जो है वो सरकार को दिशा निर्देश देती है, उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि उसे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। डी प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन तंत्र भी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं IAS ऑफिसर होते हैं, और जो ये बड़े पोस्ट के ऑफिसर्स होते हैं जो कि नीतियों को निर्धारण करते हैं, ये बड़े नीति प्रस्तावों को तैयार करते हैं। ये उन सामाजिक समस्याओं का गहन अध्ययन करके, समाज में जो समस्या होती है उसका पता करके फिर उससे रिलेटेड जो नीतियाँ बनाते हैं वो प्रशासन में कार्य में आता है। जिन पर तुरंत कार्रवाई करता है वो यह मुख्य नीतियों को उपनीति में भी बदलता है। बड़ी सी नीतियों को सबसे पॉइंट्स वाले पॉलिसीज़ में कन्वर्ट करके और उन्हें तुरंत योजनाएं बनाती हैं, स्कीम्स बनाते हैं। सेकंड है गैर सरकारी तंत्र, जिसमें जनसंचार माध्यम आते हैं, मीडिया वगैरह वाले लोग आते हैं। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न आदि का भी भूमिका होती है, जो लोगों की समस्याओं को उजागर करती है अपने राजनेताओं के सामने, जिससे हमारे नेता लोग देखकर लोगों की समस्या को समझकर उससे रिलेटेड नीतियाँ बनाते हैं। ये सभी माध्यम समाज की समस्याओं को, उनकी आवश्यकता व आकांक्षाओं को सामने लाता है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया अभी, ये जानकारी लोक नीति के निर्माण में उपयोगी साबित होती है। जो जानकारी देते हैं, नॉलेज जो देते हैं समाज के बारे में, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। जनसंचार के माध्यम जो हैं, मीडिया वाले जो कम्युनिकेशन के इतने सारे माध्यम है, लाइक वो समाचार पत्र हो गए, टीवी हो गए, इनके द्वारा जन चेतना यानी लोगों की चेतना बढ़ाने तथा समाज में परिवर्तन लाने, चेंजेस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह लोक नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण जिससे बेहतर लोक नीति का निर्माण हो। ये आलोचना भी करते हैं कि लोक नीति का अगर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो लोगों को बताते हैं, नेताओं को बताते हैं कि आपने गलत पॉलिसी बनाई है, इन लोगों के हित में नहीं है, तो उससे आलोचनात्मक भी होती है, जिससे उसमें सुधार किया जा सकता है। बी दबाव समूह। यह ऐसे समूह हैं जो कि सरकारी निर्णय को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं और इफेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। ये समूह राजनीतिक दलों से अलग होते हैं, पार्टी से अलग होते हैं। इनका उद्देश्य उन लोक नीतियों के प्रतिपादन को प्रभावित करना होता है, यानी उन्हें इफेक्ट करना होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके हितों को प्रभावित करता है। यानी कुछ लोगों के हितों को अगर सरकार की नीतियाँ एक्सेप्ट नहीं करती, टेबल नहीं होता उनके लिए, वो सहन योग्य नहीं होता, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। जिनका अधिक मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा लोक नीति प्रभावित होगी। यह गैर राजनीतिक संस्था है, यानी गवर्नमेंट वाले नहीं होते, लोग ही अपना एक टीम बनाते हैं फिर अपने हितों की मांग करते हैं। जैसे हमने 12th में, फर्स्ट ईयर में, अपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है और थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हैं। I hope guys you will be understanding my concepts. I'm also 6th semester student, I have already told you. So I am sharing this my videos, notes for helping of you all. So please help me to buy, subscribe and like, share more and more my videos. Thank you. अंतर्राष्ट्रीय, अब नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सी पॉइंट में। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ये विश्व स्तर पर कार्य करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN, WHO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी जो भी होते हैं एजेंसीज होती हैं, ये भी हमारी लोक नीति को इफ़ेक्ट करती हैं।
नेक्स्ट डी, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो भी आम चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करती हैं कि ये हम कार्य करेंगे। ये घोषणा पत्र उस पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रम होते हैं। जैसे हर बार हम देखते हैं कि हर एक पार्टी की अपनी अलग अलग विचारधारा होती है कि वो देश के बारे में क्या क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में वो पूरा डाटा लिखते हैं अपना, जिसके आधार पर वे आम लोगों से समर्थन मांगते हैं, लोगों से अपनी डिमांड करते हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए और हम ये चेंजेस लेकर आएंगे, ऐसे वादे करते हैं ना। और जब वह पार्टी जीत जाती है तब वह लोक नीतियों का निर्माण करती है। ये है सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स। यह भी लोक नीति के निर्माण को प्रभावित करता है। जैसे सोशल समाज में जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग जब लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं। चाहे अभी हम किसान आंदोलन देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी मांगों की पूर्ति करने के लिए इतनी साल 2 साल लगभग उन्होंने हड़ताल करी और आखिरकार उनकी मांगें पूरी हो गई। तो ये लोक नीति उसी के द्वारा बनाई जाती है। देखा इफेक्ट हुआ ना हमारे लोक नीति के ऊपर, सामाजिक आंदोलन का। तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, इससे और इफेक्टिव हमारा आंसर लगेगा और मार्क्स अच्छे मिलेंगे गाइज। नीति निर्माण करने वाले नीति में परिवर्तन करना यानी उसमें चेंजेस करना तथा नीति बनाने के लिए बाध्य करते हैं। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इन आंदोलनों द्वारा रखी गई मांगों की निष्पक्षता, व्यापक उद्देश्य, उनके पर्पस, अन्य सामाजिक वर्गों की निष्पक्षता और अन्य सामाजिक वर्गों के लिए नीति निर्माता जो पॉलिसीज मेकर हैं उन पे सामाजिक आंदोलन द्वारा कुछ रखे हुए मुद्दों पर नीतियों का निर्माण करते हैं। 6th है लोकमत यानी लोगों का मत। साधारणतः लोकमत जनता के प्रभावशाली बहुमत का मत है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि लोकमत बहुमत का ही हो। लोकमत का अभिप्राय है उस मत से है, वह विचार से है जब किसी को कितना समर्थन देता है, कि लोग जो हैं किस टॉपिक्स को कितने सपोर्ट करते हैं, उनके निर्माण के लिए किस हद तक अल्पमत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसी हद तक यानी अल्पमत को भी तो देखते हैं कि कुछ कितने लोग उसके अपोजिशन में खड़े हैं, क्यों खड़े हैं उनका भी रीज़न जाना जाता है, तभी उसे लोकनीति कहते हैं, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाउ गाइस, हम लोक नीति के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। किसी भी लोक नीति को बनाने के लिए यानी पब्लिक पॉलिसी को बनाने के लिए, उसके प्रबंधन करने के लिए, उसे मैनेजमेंट करने के लिए और उसका एवेल्यूएशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए गए ज्ञान के आम तौर पर हम नीति विश्लेषण कहा जाता है। यानी नीति को विश्लेषण करना, टेस्ट करना कि वो नीति कितने हद तक सही है या नहीं है, उसी को हम नीति विश्लेषण कहते हैं, लोक नीति विश्लेषण। तो इसी को हम ये कहते हैं। उसके मूल्यांकन के माध्यम से संगठनात्मक और प्रभावशीलता को मापने की एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपनी लोक नीति को चेक कर सकते हैं वो कितनी इफेक्टिव है और कितनी एवल्यूएटिव है। लोक प्रशासन शब्दकोश के अनुसार भी नीति विश्लेषण जो है, पॉलिसी एनालिसिस जो है, वो नीति या नीति विकल्प के प्रभाव के बारे में सहज निर्माण के लिए एक व्यवस्थित आधारित डेटा विकल्प है जिसका उपयोग अग्रलिखित स्थिति के लिए किया जाता है। जैसे लाइक समस्या का मूल्यांकन करना कि समस्या किस प्रकार की है, उसकी निगरानी के लिए किया जाता है लोक नीति का निर्माण या मतलब विश्लेषण का निर्माण। तथ्य के निर्णय यानी जो सच है उसका डिसीजन बनाने के लिए और मूल्यांकन करने के लिए हम नीति विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। नीति विश्लेषण गाइस वही हुआ कि हमने जो लोक नीति बनाई अब वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी सही है जनता के लिए, कितनी अच्छी है, उसका पता करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, लोगों के द्वारा पूछा जाता है, तो उसी का हम नीति विश्लेषण कहते हैं। अब नीति विश्लेषण की हमें आवश्यकता क्यों होती है? ताकि हम समस्या का मूल्यांकन कर सकें, है ना। तो पहले अगर हाल के समय में देखें हम पहले ज़माने में या पहले दशकों के में, तो नीति विज्ञान जो है उसके उदय और लेखकों द्वारा किए गए साहित्यिक निर्णय विश्लेषण शब्द का प्रमुखता से प्रयोग करना यानी उसका जो यूज़ करना इस वर्ड का, इसमें पसंदीदा क्षेत्र के रूप में किया जाता है। यानी अब नीति विश्लेषण को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा, क्योंकि नीति विश्लेषण का उपयोग जो है यह क्षेत्र को, किसी भी एरिया को नीति का विश्लेषण और नीति के लिए यानी पॉलिसीज़ के विश्लेषण के में विभाजित करने में सक्षम बनाता है। अगर नीति हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो तो हम चेंजेस भी कर सकते हैं। ये हमें एनालिसिस के द्वारा ही पता चलता है गाइस, है ना। एक व्यवहारिक गतिविधि, हम एक बिहेवियर में एक्सपेरिमेंट करके हम जानते हैं कि कैसी है वो नीति के रूप में। नीति का विश्लेषण मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं के माध्यम में समाधान में योगदान करने से संबंधित है ना। समाज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे सॉल्यूशन करने के लिए नीति बनाई जाती है, तथा नीति का जो हम चेक करते हैं कि नीति किस प्रकार की है, लोगों के हितों को पूरा करती है नहीं करती है, तो उसी को हम नीति विश्लेषण कहते हैं। जस्ट लाइक B.A. हॉकवुड नाम के एक विचारक हैं एवं L.A. गन नाम के एक विचारक हैं, उन दोनों के अनुसार नीति विश्लेषण में दो तरह से हम देख सकते हैं नीति विश्लेषण को, एक पुराना और दूसरा नया, दो रूप हैं। तो हॉकवुड और गन नीति विश्लेषण को पुराना इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह अनुशासन पर आधारित है, यानी डिसिप्लिन पर आधारित है। किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए हम डिसिप्लिन पर ज़्यादा जोर देते हैं और तकनीकों पर भी जोर दिया जाता है सरकार के द्वारा बाहर निर्णय लेने के लिए, तो इसी को नई तकनीक भी कहा गया है, विकसित की गई है। तो ये नया
इसलिए क्योंकि पिछले 20 वर्षों में नीति के विश्लेषण के लिए यानी कि पॉलिसीज़ के एनालिसिस करने के लिए ये सेंटर के रूप में काम करता है, केंद्र के रूप में काम किया जा रहा है और एक विषय के रूप में भी लोगों में एक रुचि बनी है, जैसे लाइक एक सब्जेक्ट के तरह बन गया है लोक नीति। थॉमस एडाय जैसे कि जिनके अनुसार हमने पढ़ा, थॉमस एडाय के अनुसार लोक नीति क्या है हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि थॉमस एडाय के अनुसार सरकार जो करे या ना करे या सरकार जो करना चाहती है नहीं करती उसे लोक नीति कहते हैं। वो अब वो लोक नीति विश्लेषण के विषय में क्या कह रहे हैं, वो लोक नीति के विषय में ये कह रहे हैं कि सरकार क्या करती है और क्यों करती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है उसे चेक करना। लाइक सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, इससे जो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, उसके अनुसार वही नीति विश्लेषण है। डाई के विचार में नीति विश्लेषण की सभी परिभाषाएं वास्तव में एक ही बात पर आधारित है, वही वो कहते हैं कि सरकार जो है स्पष्टीकरण करना कि सरकार पहली नज़र में यह परिभाषा भी राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु को नीति विश्लेषण के रूप में वर्णित करती प्रतीत होती है। इसी के भांति राजनीति वैज्ञानिक भी सरकारी कार्यवाही के कारणों वर्णन, उनका एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्लेनेशन देना, व्याख्या करने के प्रयासरत हैं, यानी उसको कोशिश करते रहते हैं। उनका मानना है कि नीति विश्लेषण जो है यानी पॉलिसी की जो एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिटिकल पार्ट है, वो हम नीति निर्माताओं यानी पॉलिसी मेकर को लोक नीति की गुणवत्ता, लोक नीति पब्लिक पॉलिसी की क्या क्वालिटी है उसमें सुधार करने में भी मदद करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लोक नीति यही है, लोक नीति का विश्लेषण गाइस ये है कि जिसके द्वारा हम लोक नीति की क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर, अच्छा या बुरा, उसका जांच करना ही लोक नीति का विश्लेषण कहलाता है। तो नीति विश्लेषण के संस्थापकों में सबसे पहला नाम है हैरोल्ड ऑसवेल, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों में नीति का अभिविन्यास किया। उन्होंने ही नीति के अंदर ही विश्लेषण का रूप लेकर आए हैं, जो कि इसमें 2 तत्व शामिल हैं, नीति प्रक्रिया के बारे में ज्ञान का विकास और दूसरा नीति निर्माताओं के लिए उपलब्ध जानकारी में सुधार, यानी जो पॉलिसी मेकर हैं उनके लिए उन्हें जानकारी देनी कि वो कितना चेंजेस कर सकते हैं और अपनी नीति में, पॉलिसीज़ में। नेक्स्ट है ड्रोर नाम के एक विचारक हैं, ड्रॉर। उनका मानना है कि नीति विश्लेषण एक नया सुपर अनुशासन, एक नया एकदम सुपर डिसिप्लिन है जिसमें कई नीति वैज्ञानिक अपने को अलग रखते हैं, जैसे कि वाइल्डोस्की नीति पर वो कहते हैं पॉलिसीज़ पर वो लेखकों ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन, डिसीजन मेकिंग एंड उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बेहतर समझ हासिल करने के लिए निचले स्तर के अभिनेताओं, जिन्हें सड़क स्तरीय लेवल पे भी कहा जाता है, जो छोटी मोटी पार्टीज़ के लोग होते हैं, इसी के संदर्भ में आरोन वाल्डोस्की के शब्दों में नीति एक प्रक्रिया है, पॉलिसी जो है एक प्रोसेस के रूप के साथ साथ एक कार्य भी है, एक व्यापक रूप भी है, जिसका एक उत्पादन होता है, कोई कुछ नई चीज़ बनती है निर्णय के थ्रू, तो वही कहने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका उपयोग निर्णय लेने की प्रक्रिया और एक प्रकार से प्रक्रिया के उत्पाद के संदर्भ में समझा जा सकता है। समस्या के बारे में सोचना, यानी किसी प्रॉब्लम के बारे हम जो सोचते हैं और उसका समाधान तलाशते हैं, इसी को सामाजिक संपर्क से जोड़ा जाना चाहिए। यदि विश्लेषण योजना और राजनीति दोनों से संबंधित रखते हैं तो विश्लेषण का उच्चतम रूप हम लोगों के बीच बातचीत करके सहायता के लिए बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं ना। जैसे लाइक गाइज, हम कोई भी समाज में प्रॉब्लम होती है तो हम बातचीत के द्वारा से सुलझाने का प्रयास करते हैं, राइट। नेक्स्ट है लोक नीति के विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है, वो भी दोहरा होता है। जैसे पहला, प्रस्तावित नीतियों के संभावित परिणामों, यानी जो हम नीतियों को प्रस्ताव देते हैं उससे परिणाम, उसका रिजल्ट पहले ही एग्ज्यूम कर लेते हैं हम कि क्या होने वाला है, क्योंकि अच्छे के लिए हम किसी नीति को बनाते हैं। दूसरा, पहले से अपनाई गई नीतियों के वास्तविक परिणामों के बारे में न्यूनतम लागत के साथ अधिकतम जानकारी प्रदान करना, यानी पहले से जो हमारी नीतियाँ बनी हुई थी, हमारे देश में जो नीतियाँ चल रही थी, उनका वास्तविक परिणाम जो हमारे सामने होता है रिजल्ट उनका, तो उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में ही हम विधियों का या दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक सिस्टम, पहला ए है सिस्टम विश्लेषण व उत्तेजना, यानी सिस्टम का एनालिसिस करना कि सिस्टम में कैसे कार्यवाही चल रही है। सेकंड, लागत लाभ विश्लेषण, यानी कि हमारी नीतियों में कितना पैसा लगा है और उससे क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है। थर्ड, बजट के लिए नए दृष्टिकोण का प्रस्तावन भी होता है। गाइस, अगर लोक नीति में अच्छे तरीके से स्कीम्स चल रही है तो वो बजट के लिए नए दृष्टिकोण को प्रस्ताव करती है, ताकि अगला नया वर्ष, जैसा हम जानते हैं प्रत्येक वर्ष हमारे देश बजट जारी करता है वित्त आयोग, तो इसलिए बजट के लिए नए दृष्टिकोण को भी नीतियाँ प्रस्तावित करती हैं। लोक नीति का प्रयोग कैसे हो रहा है, नीति का मूल्यांकन, ये सभी इफ़ेक्ट करता है हमारी नीति में एवोल्यूशन को या एनालिसिस को। तो अब गाइस, हमने लोक नीति के विश्लेषण के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, कंक्लूजन अपने आप क्वेश्चन के।
नीति विश्लेषण विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के उप अनुशासन जैसे कि नीति विश्लेषण है, पॉलिसी एनालिसिस है, उसमें विभिन्न सामाजिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजी जो है साइंस है, सोशल साइंस है, उसके उप अनुशासन यानी सब डिसिप्लिन के रूप में अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स में भी हम एनालिसिस देखते हैं, पॉलिटिक्स में भी देखते हैं और अन्य प्राकृतिक विज्ञान के मौजूदा क्षेत्र के आधार पर एक अतः विषय के रूप में हम ये उभर रहा है डिसिप्लिन। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नीति विश्लेषण शब्द है ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने का जो कॉन्सेप्ट उभर रहा है ये हर एक विषय के अंदर अब आने देखने को मिल रहा है हमें। यह रचनात्मक तरीके से, क्योंकि इसमें लोग रियलिटी को देखते हैं, प्रैक्टिकली अज्यूम करते हैं कि व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ आवर वर्क या पॉलिसी। यह रचनात्मक तरीके से अन्य विचारों को, डेटा को हमें पहले से ही दूसरों तक पहुंचाने में, विकसित करने के लिए किया गया है। नीति विश्लेषण को नीतिगत समस्याओं, नीति विश्लेषण जो है नीतिगत समस्या, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ नीतिगत प्रभाव हो, यानी नीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, उसके आकलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके टेक्निक के रूप में ही हम नीति विश्लेषण का प्रयोग करते हैं और इसी को मान्यता दी गई है। यह लोक नीतियों के परिणामों की जाँच, निर्णय लेने, लोक नीति के परिणामों यानी रिजल्ट, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम टेस्ट करते हैं कि और उसके डिसीजन लेते हैं और अंत में मापने यानी उसे मेजरमेंट करने में भी आवश्यक जानकारी का उपयोग करता है। क्योंकि लोक नीति जो है संगठनात्मक एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रभावशीलता से संबंध रखती है, इसलिए हमें लोक नीति में विश्लेषण की एक रूपरेखा की आवश्यकता पड़ती है। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि नीति विश्लेषण समाज की बुराइयों का समाधान भले ही ना करे, लेकिन नीतिगत प्रश्नों को हल करने में यह अभी भी एक उपयुक्त उपकरण है। अर्थात जो भी कोई नीतियाँ होती है उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमें तभी पता चलेगी जब हम उसे एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे उस नीति का, है ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो नीति विश्लेषण में हमें यही बताया गया कि लोक नीति के कारणों यानी लोक नीति के अंदर क्या रीजंस हैं, उनके क्या रिजल्ट हैं, उसका वर्णन करना कि क्यों बनाई गई थी लोक नीति और उसका क्या परिणाम लोगों पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है ना, और उसकी व्याख्या करना, एक्सप्लेन करने में सक्षम है। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक ऊपर पढ़ा गाइस, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराए। फर्स्ट इज लोक नीति क्या है, कोई भी लोक नीति कैसे बनती है, हमने जाना 2 प्रकार से बनती है ना, सामाजिक और गैर सरकारी और गैर सरकारी संगठन द्वारा बनती है। उनकी संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ गाइस निष्कर्ष को ही कहते हैं, संदर्भ सहित व्याख्या भी मैंने कर दी है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, पॉलिसी की एनालिसिस से क्या समझते हैं, जो कि अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और संदर्भ सहित उसकी व्याख्या कीजिए। दोनों क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर बताया, पूरा कॉन्सेप्ट इज मस्ट एंड रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे हमें आंसर मिलेंगे अगर हम ऐसे इन्हें कंडक्ट करते हैं अपने एग्ज़ाम में। सो आई होप यू ऑल will be understand properly this concept. It's a really nice subject guys. So thank you for watching and like and subscribe my channel. Thank you so much.